अरशद ने तो कभी रात के टाइम ट्रैफिक का सिग्नल नहीं तोड़ा था। ही टोल्ड मी कि मुझे थ्रेट्स जो हैं वो दी गई हैं बुला के एक जगह पे, और कहा गया कि अगर तुम चुप नहीं होगे तो हम तुम्हें सर में गोली मार देंगे। मैं अदालतों से इंसाफ ले लूँगा, और यही अरशद की सबसे बड़ी गलती थी। इस मुल्क की अदालतें कोई इंसाफ नहीं देती। दुबई से कीनिया जो है वो ही सिलेक्शन क्यों की? उन्होंने कहा वो मुझे यहाँ भी नहीं रहने दे रहे। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से एक दबाव है कि आपको यहाँ से निकाल दिया जाए। अच्छा खुदाफिज किया, शुक्रिया कहा उन तमाम चीज़ों के लिए जो उसने मुझे दी। उसको हक नहीं कर सकते थे आप, उसको ज़्यादा ज़ोर से प्यार नहीं कर सकते थे क्योंकि उसके ऊपर गोलियों के निशान थे। कोई इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी जो है वो कर रहे थे? उनके पास बहुत सी इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज थी। उनकी 5-6 एप्पल की ड्राइव्स थी, तो वो भी गायब है। उसमें जो सारा डाटा था, उसमें लैपटॉप गायब है। ये बताया जाए कि अरशद को धमकियां क्यों दी गई, अरशद को क्यों जो है वो करप्शन के हवाले से बात करने से रोका गया, अरशद को सर में गोली मारने की धमकी क्यों दी गई। लेटर भी अलग से लिखा चीफ जस्टिस को, सदर को भी, यूएन को भी, सबको भी। और मुझे इतनी हैरानी हुई कि वो मेरे हम वतन भी नहीं है, बट दे ट्रीट मी लाइक अ ह्यूमन। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। नाज़रीन, आज की व्लॉग में मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिनके साथ जो ताल्लुक़ है वो मुख्तलिफ़ नौइयत का है। वो हमारी बहन भी हैं, हमारी भाभी भी हैं और हमारी कोलीग जर्नलिस्ट भी हैं। वेलकम टू माई पॉडकास्ट जवेरिया सदीक साहिबा। आप जो बेवा हैं हमारे भाई शहीद अरशद शरीफ की। अक्टूबर का महीना शुरू हो चुका है। इसी माह में अरशद भाई जो है उनका इंतकाल हुआ। सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि उनके लिए हम फातिहा पढ़ लें। बल्कि देखने वाले जितने नाजरीन हैं, आपसे भी दरख्वास्त है कि आप भी उन्हें अपनी दुआओं में याद रखें। बल्कि आज की जो ये पॉडकास्ट है थोड़ी मेरे लिए भी इमोशनल है, सेंटिमेंटल है, जज्बात हमारे जुड़े हुए हैं इस पूरे वाक़े के साथ। तो ज़रा ये बताएं कि अरशद साहब जब पाकिस्तान से गए, यहाँ से रवाना हुए दुबई के लिए, आपको क्या बोल कर गए थे? वो एक नॉर्मल डे का आगाज़ था हमारे घर में। जिस तरह से होता था कि मैं कोविड से रिकवर कर रही थी उस टाइम पर, मुझे बहुत ज़्यादा स्वेयर वाला कोविड हुआ था। तो मैं ज़्यादा आराम कर रही होती थी, और यूजुअली मैं उनके सारे काम खुद करके देती थी। लेकिन उस वक्त चूँकि मैं अलील थी, तो वो छोटे छोटे काम खुद कर रहे थे, जो कि मेरे लिए बड़ी एक डिफरेंट, एक सरप्राइजिंग चीज़ भी थी। मुझे कहते थे तुम मत उठो, मैं कर लूँगा, मुझे बता दो। अच्छा नहीं, मुझे हमेशा कहते थे कि तुमने मुझे खुद बाहर तक छोड़ के आना है। यानी कि उनका सारा सामान, चीज़ें मैं खुद गाड़ी में रखती थी। उनका कोट सेट करना, उनका जिम वेयर रखना, अगर उनको कैजुअल शर्ट चाहिए वो रखनी, उनका लैपटॉप बैग रखना, गाड़ी स्टार्ट करके एसी चला के, ताकि जब वो बैठें तो उनको गर्मी से बड़ी चिढ़ चढ़ती थी। तो उस दिन उन्होंने मुझे कहा कि बिकॉज़ यू आर अनवेल, तो तुम बैठो, बस मुलाज़िमा को कह दो वो ये सारी चीज़ें कर दे, या मुलाज़िम को आवाज़ दे दो और गेट खुलवा दो। मैं आने लगी तो कहते हैं नहीं, तुम ऊपर से देख लो मुझे, सीसीटीवी कैमरा से देख लो या खिड़की से देख लो, सीढ़ियाँ मत उतरो, तबीयत ख़राब है तुम्हारी। एंड एकदम वो मुड़े एंड ही जस्ट हग्ड मी। वो बड़ा अनयूजुअल था क्योंकि तैयार होने के, ऑफ़िस के तैयार होने के बाद इस तरह उन्होंने मुझे कभी हग नहीं किया था। मैंने कहा क्या हुआ? कहते कुछ नहीं। अब सडनली रात को फिर मुझे कॉल करके कह रहे हैं कि आई एम लीविंग, तो तुम परेशान ना होना, जब तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाए अपना पासपोर्ट रिन्यू करवाओ। मेरा पासपोर्ट भी उस वक्त एक्सपायर्ड था, तो तुम मेरे पास आ जाना, क्योंकि मतलब अगर उन्होंने पासपोर्ट आपका जो है वो एक्सपायर्ड ना होता, आपकी तबीयत ठीक होती, तो आप भी साथ ट्रैवल करती? शायद मैं ना जा पाती, क्योंकि उस वक्त मुझे चलने फिरने में बहुत दिक्कत हो रही थी। मैं घर के एक से दूसरे कमरे में जाने के लिए मुझे सहारे की ज़रूरत थी, हुँ। और बहुत चूँकि मुझे बुखार रहा था उसमें, तो शायद मैं उस वक़्त ना जा पाती। फिर यही सोचा था कि मैं शायद 20-25 दिन तक ठीक हो जाऊँगी तो आई विल जॉइन हिम, लेकिन चूँकि उनको दुबई से जाना पड़ा, तो जब वो कीनिया गए ना, तो उन्होंने ये कहा कि मैं यहाँ नहीं अपने स्पाउस को बुला सकता। मैं जिस जगह पे हूँ वो मेरे स्पाउस के आने की जगह अच्छा, नहीं है। अब ये जो जब पाकिस्तान से उन्होंने ट्रैवल किया दुबई के लिए, एक तो जो सर्कमस्टांसेस यहाँ पे थे, उनके लिए जो मामलात यहाँ पे मुश्किलात पैदा की गई, हो गई, एक तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन जब यहाँ पाकिस्तान को लीव किया, पाकिस्तान को छोड़ा उन्होंने, तो लेकर यहाँ से क्या कुछ गए? नंबर 1 एंड सेकंडली कितने टाइम के लिए? एक होता है ना इंसान एक प्लान करके जा रहा होता है, पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं, कोई लगेज बहुत ज़्यादा था, हमने जो वीडियोज़ देखी उनकी तो एक ट्रैवल बैग अच्छा, छोटा-सा अर्शद उनके बहुत कम पास था। लगेज रखते थे। मैं कहीं भी जाती थी ना, तो मेरे साथ
5-6 सूटकेसेस होते थे। तो वो बहुत हँसते थे, वो कहते थे ये क्या ना, मतलब अगर हम 2 दिन के लिए भी जा रहे हैं तो इतना ज़्यादा सामान क्यों है? तो मैं कहती थी कि मेरे सुबह के पहनने के कपड़े अलग हैं, शाम के अलग हैं, ये बाथरूम वाले स्लीपर्स हैं, तो ये वो, तो वो बहुत हैरान होते थे मैं इतना ज़्यादा सामान बनाती किस तरह हूँ। वो इस तरह ट्रैवल करते थे कि वो एक सूटकेस में बड़ा अच्छा वो कर ले, एक कोट ले गए साथ, एक 2 ड्रेस शर्ट्स ले गए, एक ट्रैक सूट रख लिया, एक नाइट वियर रख लिया, बस दैट्स इनफ फॉर हिम। चलिए, यहाँ जो सर्कमस्टांसेस बने, जो हालात क्रिएट हुए उनके लिए, तो वो क्या थे? किस नोयत की उनको थ्रेट्स थे यहाँ पे जो उनको मुल्क छोड़ के जाना पड़ा? अच्छा, मुझे ऐसा लगता था कि पाकिस्तान में तो इतने बड़े-बड़े कौमी मुजरिमान को माफ़ करके एनआरओज़ और डील्स दे दी जाती हैं, तो अरशद ने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं था। अरशद तो सिर्फ़ ये बात करते थे कि आपने करप्शन नहीं करनी, इस मुल्क को करप्शन से पाक करना है। अरशद ने तो कभी अम, रात के टाइम ट्रैफ़िक का सिग्नल नहीं तोड़ा था। वो हमेशा सीट बेल्ट पहनते थे। मैं अक्सर नहीं पहनती थी तो मुझे डाँट रहे होते थे, सीट बेल्ट पहनो, ये तुम क्यों नहीं पहनती? तो मैं हँसती थी, मैं कहती थी मैं बहुत मोटी हो गई हूँ तो मुझे आता नहीं है, तो कहते थे नो दैट्स अ लाइन तो झूठ बोल रही हो। उस दौरान मैं ये देखती थी कि वो उठ के ना सीसीटीवी कैमरा देख रहे होते थे, टेरेस में कभी चीज़ें देख रहे होते थे, गैलरी में। मुझे बहुत हैरत हुई कि मैंने उन्हें कभी इस तरह नहीं देखा था। मैं उन्हें कहती थी कि अरशद क्या हुआ है ना, ये तो यूजुअली लोग इस गली से गुज़रते हैं, ये बड़ी मेन गली है हमारे सेक्टर की, हुँ, तो यहाँ से बहुत से हेल्पर्स भी लोगों के गुज़र रहे होते हैं, आम लोग भी, ट्रैफ़िक भी जा रही होती है, ये रूट है समझे, जी। सेक्टर का मेन। नहीं तुम डॉग्स खुलवा दो, तुम ये कर दो, तुम वो कर दो, तो अच्छा नहीं तुम उठो नहीं, तुम वो, मैं खुद देख लेता हूँ। तो मुझे बहुत हैरत होती थी कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है ना, ये बता क्यों नहीं रहे? देन आई आस्क्ड हिम कि एक्चुअली व्हाट इज़ हैपनिंग? आप इतने क्वाइट हो, आप घर में कोई गुस्सा नहीं कर रहे, या आप कोई चीज़, इस तरह होता है ना बंदे पे परेशानी हो तो वो सारे एग्रेशन घर पे आके निकालना शुरू कर दो। नो, ही हुँ, वाज़ वेरी क्वाइट, और उन्होंने बहुत सब्र किया उस टाइम पे। देन ही टोल्ड मी कि मुझे थ्रेट्स जो हैं वो दी गई हैं बुला के एक जगह पे, और कहा गया कि अगर तुम चुप नहीं होगे तो हम तुम्हें सर में गोली मार देंगे। फिर जो मेरी सास के घर में भी वो गए और उन्होंने यही सेम चीज़ें, सेम थ्रेट्स वहाँ पे दिए। अरशद को बहुत जल्दी गुस्सा आता था इन चीज़ों पे, वो डरते तो थे नहीं, तो उन्होंने बिल्कुल बात मानने से इनकार कर दिया। अच्छा, फिर बहुत ज़्यादा जो है ना, जिस तरह जासूसी करना, चेज़ करना, स्पाई करना, मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं कोविड में थी, 103 बुखार होता था, और मैं जब वो अपने फ़ोन पे ऐप देखती थी ना कभी-कभी, क्योंकि उस हुँ, वक़्त मेरे में फ़ोन उठाने की भी सकत नहीं थी। तो मतलब एवरी टाइम कि कोई इस तरह मॉनिटरिंग कर रहा हो, कोई बाहर खड़ा हुआ हो, हालाँकि उन्हें ये चीज़ पता थी कि अरशद जो है वो यहाँ नहीं है हुँ, फ़िलहाल, क्योंकि मैं क्वारंटीन में थी। फिर उसके बाद ये हुआ कि रमज़ान में हमारे घर में घुसने की कोशिश की, वो सहरी का टाइम था। तो मैं चूँकि जाग रही होती थी, कुरान पढ़ रही होती थी उस टाइम पे, तो मैंने उनसे कहा कि आपको पता है कि मेरे घर में रॉटवाइलर्स हैं। अगर आप कूदोगे हमारे घर में गेट के ऊपर से, उन्होंने आपको पकड़ लिया तो अपना मुँह जो है ना 15 मिनट से पहले ही नहीं खोलते। आप अपने घर में कूद ही क्यों रहे हो पहली बात? हुँ, हम अरशद साहब को देख रहे थे। मैंने कहा आप उनको गेट से कूद के देख रहे थे? क्या आपको ड्राइववे नज़र नहीं आ रहा गेट से बाहर से कि उनकी गाड़ी नहीं खड़ी हुई यहाँ पे हुँ। नहीं है? और मैं अकेली हूँ तो आप मेरे घर में कूद ही क्यों रहे हैं, पहली बात ये है। फिर मैंने अरशद को वो फुटेज भेजा, मैंने कहा अरशद ये तो बात अब यहाँ तक आ गई है कि और अरशद तुम्हारा कल का आगाज़ बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए, कोई सोशल मीडिया पे तुम चीज़ नहीं लगाओगी, कोई तुम वो नहीं करोगी, मैं अदालतों से इंसाफ़ ले लूँगा। और यही अरशद की सबसे बड़ी गलती थी, इस मुल्क की अदालतें कोई इंसाफ़ नहीं देती। यहाँ पे इंसाफ़ सिर्फ़ उनके लिए है जो करप्ट लोग हैं, जो बाअसर लोग हैं, जिन्होंने इन तमाम करप्ट प्रैक्टिसेस से अरबों की दौलत बना ली है, यहाँ सिर्फ़ उनको इंसाफ़ मिलता है। आम शहरी को यहाँ कभी भी इंसाफ़ नहीं मिलता। 1 साल होने को है, मुझे कोई इंसाफ़ मिला? क्या हुँ, क्या किसी ने उनके लिए आवाज़ बुलंद की? नहीं। ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी, अगर उस टाइम पे वो अपनी हिफ़ाज़त और हमारी हिफ़ाज़त के लिए शोर डाल देते ना, तो शायद आज हम इधर ना होते, हम किसी अच्छी जगह पे बैठे होते, हम महफ़ूज़ होते वहाँ पे। और उन्होंने इस बात को जो है वो बिल्कुल जो है वो अदालती उसके ऊपर छोड़ दिया कि मैं अदालतों से इंसाफ़ ले लूँगा, और मेरे ख़्याल में ये सबसे बड़ी उनकी अपनी मतलब कि ज़िंदगी वो की चाह रहे थे गलती थी। इसी सिस्टम में रहकर वो अपनी जो स्ट्रगल है उसको जारी रखें, इसी सिस्टम में रहकर अदालतों से इंसाफ लें। उन्होंने कभी प्लान नहीं किया कि फैमिली को भी बाहर लेकर जाएँ, नहीं किया कभी भी प्लान। नहीं। अच्छा, वो जो दुबई से कीनिया जो है, वो ही सिलेक्शन क्यों की? ये बड़ा सवाल अक्सर लोग इस पर बात करते रहे। दुनिया के बहुत से ममालिक और भी हैं, जहाँ वो जा सकते थे, ईज़िली इनको मतलब कम्यूट हो सकता था। ये कीनिया जैसा मुल्क जिसमें बहुत सी वैसे ही हम देखते हैं कि अक्सर जो गैंग वॉर और इस हवाले से ड्रग्स बड़ा फ़ेमस है, तो ऐसी कंट्री की सिलेक्शन कैसे हुई? दुबई में बहुत परेशान थे वो। मुझे ऐसा लगा कि अब वो वहाँ चले गए हैं तो ये लोग उनका पीछा छोड़ देंगे अब। वो चुप भी थे उस टाइम पे, ज़ाहिर-सी बात है उनकी नौकरी भी नहीं थी, वो व्लॉग्स भी नहीं कर रहे थे। हुँ, मैंने उनको उनका चैनल 2017 में बनाकर दिया था।
और वो भी जो है उसका पासवर्ड जो है वो चेंज कर दिया गया नवंबर के अंदर, यानी कि नवंबर के अंदर उनके सारे अकाउंट्स के पासवर्ड चेंज हो गए। मैं उस वक़्त ग्रीफ़ में थी तो मुझे पता नहीं चला। ये किसने किए पासवर्ड चेंज? ये देखिए उनके गैजेट्स जो हैं ना बाहर हैं, लेकिन ये जो सिर्फ़ उनका यूट्यूब का पासवर्ड तो उनकी यहाँ की टीम ने चेंज किया था, क्योंकि वो उनको फुल हमने एक्सेस दिया हुआ था उसका, ओके। ठीक है? लेकिन जो बाकी उनके अकाउंट्स हैं उसका नहीं पता कि वो किसके पास हैं क्या, क्योंकि उनके गैजेट्स गुम हो गए ना उसी टाइम पर। अरशद ने वहाँ से जब मुझे कॉल किया तो वो बहुत सख्त परेशान थे, और मैंने ऐसी परेशानी पहले कभी उनके चेहरे पे नहीं देखी थी। उन्होंने कहा वो मुझे यहाँ भी नहीं रहने दे रहे। मैंने कहा इस बात का क्या मतलब है मुझे यहाँ भी नहीं रहने दे रहे? और वो अपने रूम में ही कन्फाइंड थे। हुँ, वो ज़्यादा रूम से बाहर, वरना हालाँकि वो किसी ट्रिप पे जाते थे तो वो ही इज़ अ ट्रैवलर, उनको बहुत पसंद था कि वो घूमें-फिरें और हुँ, इस तरह जाएँ, सब करें। लेकिन ही वाज़ कन्फाइंड टू हिज़ रूम। और फिर उन्होंने मुझे ये बताया कि मुझे यहाँ से निकालने का कहा जा रहा है कि हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से एक दबाव है कि आपको यहाँ से निकाल दिया जाए, तो आप खुद ये मुल्क छोड़ दें, इससे पहले कि हम आपको यहाँ से भेजें, ठीक है? अब उन्होंने कहा कि मैं निकल रहा हूँ, और मैंने कहा कहाँ जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा फार फार अवे इन द जंगल्स। उन्होंने मुझे मुल्क नहीं बताया। अब मेरी एक आदत है कि मैं उनसे बहस नहीं करती थी या बार-बार सवाल नहीं करती थी। उनकी हुँ। मर्ज़ी होती थी तो वो कर देते थे, वरना मैं पुश नहीं करती थी। फिर मुझे आंटी ने भी कहा कि बेटा मैं परेशान हो रही हूँ, वो किधर है? वो हमें बता क्यों नहीं रहा कि वो किधर है? मैंने उनसे कहा कि अगर वैसे भी वो एक सफ़र में भी हैं, तकलीफ़ में भी हैं, इतना सब्र कर रहे हैं, अगर मैं उनसे बार-बार ये सवाल करूँगी तो वो चिढ़ जाएँगे, उनको गुस्सा आ जाएगा, और मैं हुँ, ये बात चीज़ नहीं चाहती। जब उन्हें बताना होगा तो वो बता देंगे। अब उनके पास वीज़ा मौजूद नहीं था। तो यहाँ से जब निकले हैं, पाकिस्तानी अपना वीज़ा अपने मुल्क से अप्लाई करते हैं। हम दोनों के पास ग्रीन पासपोर्ट थे, मेरे पास तो वही ग्रीन पासपोर्ट अभी भी है। हुँ। तो हम किसी और मुल्क के शहरी तो थे नहीं कि हमें कहीं से भी मतलब वीज़ा मिल पासपोर्ट पे जाता। किसी भी दूसरे मुल्क का वीज़ा नहीं मौजूद था? अज़रबैजान का वीज़ा था, था उन्होंने अच्छा, मुझे दिखाया था। ओके। तो मैंने उनसे कहा कि आप किसी सेफ़र जगह पे चले जाएँ, तो उन्होंने कहा मैं सेफ़ जगह पे हूँ। मेरे लिए अरेंज कर दिया गया है, तो अब मैं दूसरी जगह पे जा रहा हूँ। फिर वहाँ पर भी ही वाज़ मोस्टली कन्फाइंड टू दैट पेंट हाउस, वो उसके ओके। अंदर ही रहते थे। बाहर मैंने उनको ज़्यादा कहीं भी नहीं देखा। फिर शायद उनका कॉन्फिडेंस जीत लिया गया, वो रिलैक्स हो गए, उन्हें लगा मुझ पे थ्रेट लेवल कम हो गया है, तो शायद उन्हें बाहर आना-जाना शुरू किया। सो हुँ, उस टाइम पर जो है वो उनको टारगेट किया गया, वरना उन्होंने मुझे जब भी कॉल की, सो ही वाज़ सिटिंग इनसाइड इन वन रूम। और उस रूम से भी मुझे ये पता नहीं चलता था कि ये किस मुल्क में बना हुआ है या क्या एनवायरनमेंट है या वो कहाँ पे इस वक़्त मौजूद हैं। क्योंकि जब वो ना नहीं कह देते थे ना, तो इसका मतलब नहीं ही होता था। फिर जब मैंने उनसे कहना शुरू किया ना अक्टूबर में कि अब मैं थोड़ा-सा रिकवर कर गई हूँ, मैं थोड़ा-सा ट्रैवल कर सकती हूँ, मैं किसी बहन-भाई से कहती हूँ मुझे आपके पास ड्रॉप कर जाएँ अगर आप अकेले नहीं मुझे ट्रैवल करने देना चाह रहे, तो वो कहते हैं मैं यहाँ तो मैं नहीं बुला सकता। ये हुँ, जगह मेरी स्पाउस के आने के वो नहीं है। अब मैं किसी सब सेफ़र जगह पे या अच्छी जगह पे जाऊँगा तो मैं तुम्हें बुला लूँगा, अगर मैं अज़रबैजान चला गया क्योंकि उनके पास वैलिड वीज़ा था हुँ, उस टाइम का ना, तो मैं तुम्हें वहाँ बुला लूँगा, या मैं कहीं और चला गया किसी ऐसी जगह पे जो कि टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जहाँ ऑन अराइवल वीज़ा मिल जाए, सो मैं तुम्हें नवंबर में या दिसंबर में वहाँ बुला लूँगा। तो उस वक़्त तक तो कोई बात नहीं थी इस तरह की, और चूँकि 21 को उन्होंने मुझे कॉल की थी, तो मैं आपको ये बताती चलूँ कि 21 को ही वाज़ सो हैप्पी, काम एंड रिलैक्स, और ही वाज़ नॉट अ वीडियो कॉल पर्सन। um, uh, अपनी पर्सनल लाइफ में ही वॉज वेरी लेस टॉकेटिव एंड अ शाय पर्सन। उनके दो हूँ होते थे, एक हूँ का मतलब होता था कि हाँ कर लो, और एक का मतलब होता था नहीं हुँ, करना। मतलब मैं उनका आईब्रोज तक का एक वो जो होता था ना, पहचानती थी कि व्हाट एग्जैक्टली ही वांट। तो उस दिन ही वॉज सो रिलैक्स एंड हैप्पी, थिंग्स विल बी, ये लोग जो हैं आपकी पावर उसमें आ जाएंगे। ओहदों का मुझे वो बता रहे थे कि इन इन लोगों के चांसेस हैं आने के, कि जो चेंज होगी ना दिसंबर में, तो ये इनके नाम जो हैं वो इस तरह से हैं। अच्छा तुम ये घर में ये करवा लो, वो कर लो, अच्छा तुम ये ले लो, मैं तुम्हें आके पैसे रीइंबर्स कर दूँगा। ये हमारी असैसिनेशन यूनिवर्सिटी से थी। 2 दिन पहले की आप येस, बातें बता रही हैं, ही वाज़ ओके। सो हैप्पी एंड रिलैक्स। और दैट टाइम यू नो कि ही इज़ इन कीनिया। यस। नहीं, जगह तो उन्होंने मुझे कभी भी नहीं बताई अच्छा, थी, बट वो उसी प्लेस पे थे जहाँ जहाँ से मुझे कॉल करते थे। ओके। मुल्क का मुझे नहीं पता था कि वो किस मुल्क में हैं, ये तो मुझे उस वक़्त पता चला जब उनकी असैसिनेशन हो गई, जब मुझे वहाँ से लोगों की कॉल्स आना शुरू हुई जर्नलिस्ट की। पता नहीं जर्नलिस्ट के पास मेरा नंबर कहाँ से आया। पीपल स्टार्ट कॉलिंग मी फ्रॉम कीनिया और अच्छा, दूसरे आपको मुल्कों क्या से। मतलब कॉल पहली जो कॉल आपको क्या मौसूल हुई या कौन-सा मैसेज किसने किया आपको? कैसे इन्फॉर्म किया गया कि पूरा वाक़या ऐसे हो चुका है? क्योंकि उनकी सबसे पहले टीम ने, आपने ही उनकी ट्वीट किया था टीम आई ने थिंक। नहीं, सबसे पहले मैंने नहीं किया था, उनके टीम मेंबर्स, उनके कोलीग्स कर चुके थे। मैंने तो ओके, 5:30 को 6 के करीब किया होगा, और उसके बाद अगर कुछ करवाना होता था ट्वीट या कुछ, तो मैं अपनी किसी फ्रेंड या फैमिली को कह देती थी। मुझसे आई कांट होल्ड द फ़ोन, मेरे पास बहुत कम जगहों पे फ़ोन था उस टाइम पे। ओके। मुझे उनके टीम मेंबर्स ने ही बताया था
कि उनका एक्सीडेंट हो गया है, तो मुझे ऐसा लगा कि ही इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग विल पर्सन और इतने मस्कुलर, उनको कुछ भी नहीं हुआ होगा, हुँ। मतलब उनने सर्वाइव कर लिया होगा वो एक्सीडेंट या चोट। बट आफ्टर लाइक 15-20 मिनट्स दे अगेन कॉल मी एंड सेड कि आप जो हैं उनकी जो है वो डेथ हो गई है, रोड एक्सीडेंट, कार एक्सीडेंट में, इस तरह। मुझे इतनी हैरत हुई कि हाउ दैट इज़ पॉसिबल, लाइक ही वाज अ हेल्दी पर्सन, स्ट्रांगली बिल्ड, और इतना स्ट्रांग बिल्ड वाला पर्सन, मुझे समझ, अच्छा फिर यहाँ पर उनके ऑफिस के बहुत से जानने वाले उनके लोग आ गए। मैंने अपने बहन भाइयों को एक दो को कॉल की, एक दोस्त को कॉल की, फिर उसके बाद मुझे नहीं याद कि मेरे हाथ में फ़ोन था या नहीं था। फिर दे टोल्ड मी कि नहीं, उनकी असैसिनेशन हुई है, उनको वो किया गया। फिर तो मेरा फ़ोन भरा हुआ था तस्वीरों से उनकी हुँ। और चीज़ों से, और ये तो उस मेरे ट्वीट करने से बहुत पहले ये चीज़ फैल चुकी थी। हमें तो पता भी नहीं था, घर ओके। में बैठे हुए 2 ढाई बजे का टाइम होगा उस वक़्त, और ये खबर आई थिंक 1 बजे से थी, सर्कुलेशन में रात थी। 1 बजे से। लेकिन चूँकि मैं फ़ोन उस टाइम पे यूज़ नहीं करती, या मैं उस तरह से इंटरैक्ट, कॉल तो मैं कोई करती ही नहीं थी उस टाइम पे, तो मुझे हुँ। सिर्फ़ ये था, मैं थोड़ा-सा एंग्ज़ियस और थोड़ा-सा रोई उस दिन। मैंने अरशद को कहा कि आपने मुझे 22 और 23 को कॉल ही नहीं की। और मैंने कहा कि आप मुझे जब जब आप जहाँ से भी हो, फ्री हो, मुझे कॉल करना। और वो मैसेज फिर डिलीवर नहीं हुए लास्ट। यानी कि उस टाइम के बाद ही कुछ हुआ है उनको। पहले वो ओके, ऑनलाइन थे। ओके। यानी कि पाकिस्तानी वक़्त के मुताबिक 9-10 बज रहे होंगे इस तरह। वो थोड़ा हमसे पीछे हैं। तो वो इतना ट्रॉमेटिक था कि ही वाज़ टेक्स्टिंग विद मी, हमारी बात हो रही है, वो मैं एक स्टोरी करना चाहती हूँ, उन्होंने कहा नहीं करना, क्योंकि मैं नहीं, नहीं हूँ मुल्क आखिरी में। मैसेज आपको जो आपको उनकी असैसिनेशन की खबर मिली, उससे कितना टाइम पहले आपकी पाकिस्तानी और दोनों टाइम को कैलकुलेट करके बताएँ आप उनसे बात हुई हो? 3 साढ़े 3 घंटे तो हो गए होंगे लास्ट अच्छा। मैसेज को, क्योंकि मैं कभी भी उनको खुद से कॉल नहीं करती थी। मैं कहती थी आप खुद कॉल करें, और ये हुँ। बड़ा अनयूजुअल था, बिकॉज़ अरशद वॉइस कॉल करना पसंद करते थे, वीडियो कॉल नहीं करना पसंद करते थे। उन्होंने वीडियो कॉल की और बातें करते रहे मुझसे, रिलैक्स, बिल्कुल उनको कोई अंदाज़ा नहीं था कि ये ख़तरा सामने खड़ा हुआ है। और मैंने पहली बार इतने 3-4 महीनों में, अप्रैल के बाद से, उन्हें रिलैक्स देखा था। ही वाज़ रीडिंग एंड राइटिंग, और उसके अलावा ये था कि मुझे तंग करे जा रहे थे, लैंप मेरी ना बार-बार इस तरह कर रहे थे फ़ोन को कि लैंप मेरी आँखों में लगे। तो मैं कहती अब क्या करें, इस तरह तो आप डार्क हो जाते हैं ना जब लैंप की तरफ फ़ोन कर देते हैं। तो फिर मुझसे बात करते-करते ना साथ अपना टैब भी यूज़ कर रहे थे, तो वो यूँ स्क्रॉल कर रहे थे ना, तो आवाज़ आ रही थी, तो कहते हैं ये देखो यहाँ पे ना मेंढक भी हैं। तो मैंने कहा ये ना स्क्रॉल करने की आवाज़ है, आप मुझसे बात करते हुए क्यों मल्टीटास्किंग कर रहे हैं? रखें दोनों चीज़ें हाथ से, बुक भी रखें और वो भी रखें, जब मुझसे बात करें ना। तो करते रहे, फिर कहते अच्छा मैं सोने लगा हूँ, मैं थक गया हूँ, और इस तरह मेरे सामने मतलब उस दिन का इख्तिताम अच्छा, हुआ। आपने ये नहीं पूछा कि कौन लोग आपके साथ हैं, जो बाद में हमने देखा उनके मैंने पूछा असैसिनेशन के बहुत बाद? दफ़ा हुँ। कि ये लोग कौन हैं? कहते कि मेरे जानने वाले हैं। मैंने कहा कौन जानने वाले हैं? मैंने कहा ये सेटअप तो बड़ा लेविश सा लग रहा है। तो मैंने कहा ये हमारे जानने वाले थे, तो लेविश सेटअप वाले कब से होने लग गए ना, ठीक है? हुँ। हम भी मतलब मीडियोकर हैं, और इस तरीके से अल्लाह का शुक्र है हर चीज़ है, लेकिन मैंने उनसे कहा कि ये सेटअप मुझे हमारे जानने वालों का नहीं लग रहा। ये कौन है? ये आप किसके थ्रू यहाँ पहुँचे हैं? आपको किसने यहाँ तक रेफ़र किया है? और ये मतलब हमारे इस तरह इतने ओवरसीज़ फ्रेंड्स नहीं हैं, जो सच बात है, बहुत लिमिटेड हमारा सर्कल है। और वो बेचारे इतना वो शाय भी वहाँ फ़ील करते थे, किसी के ऊपर जाके गेस्ट बन जाना और इस तरह करना, तो वो बड़ा वो अनकम्फ़र्टेबल भी बेचारे फ़ील करते थे। लेकिन उन्होंने मुझे कभी भी उन लोगों का नाम नहीं बताया। उन लोगों ने मुझसे पहला राब्ता भी उनकी शहादत के कोई 2-3 दिन बाद किया, हुँ। अपनी सिचुएशन क्लियर करने के लिए, कंडोलेंस करने के जो लिए। लोग साथ थे। जो उनके होस्ट थे। तो जी। मैं तो उनको नहीं जानती थी कि वो कौन है ना, अभी भी मैं उनको नहीं जानती कि वो लोग कौन हैं। हुँ। बट वो किसी के थ्रू ही वहाँ पर पहुँचे हैं ना। तो अब वो था कि वो सारा कुछ तो आपको पता है इन्वेस्टिगेट करके एफएफटी और उन चीज़ों में लिखा हुआ है। लेकिन अपने जो उनका एक वो था ना सारा स्टे था, उसमें ही वाज़ हैप्पी एंड रिलैक्स। तब जब उनका बिल्कुल फ़ियर ख़त्म हो गया था ना जिस टाइम पे, तब उनको टारगेट किया अच्छा, गया। यहाँ पे हम अक्सर जो है सोशल मीडिया पर और हम चैनल्स पर ये बात सुनते हैं कि वो कोई इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी जो है वो कर रहे थे, जिसके लिए वो बाहर गए और उसके कोई सबूत थे, कोई डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे। इसमें कितनी सच्चाई है? अच्छा, वो कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं बना रहे थे, वो जो बिहाइंड द क्लोज़ डोर है, उसमें यस। उन्होंने सिर्फ़ अपना एक इंटरव्यू दिया था। क्योंकि मैंने उनसे पूछा था, मैंने कहा था, "आप ये क्या करते फिर रहे हैं? क्योंकि हमारे ऊपर पहले इतना टफ़ टाइम चल रहा है, हम हॉट वाटर्स में हैं, और आपने कि एक नया वो कर लिया है।" तो वो कहते हैं, "मैंने तो मेरा बहुत पहले इंटरव्यू लिया था इस हवाले से।" सो वो कोई इस तरह की चीज़ किसी के साथ भी कोलैबोरेशन में नहीं कर रहे थे। जो लोग कह रहे थे ना, वो इसके साथ राब्ते में थे, उसके साथ थे, और वो कोई फ़ॉरेन जर्नलिस्ट थे, ऐसा कुछ भी नहीं था। ही वाज़ जस्ट वर्किंग ऑन हिज़ यूट्यूब। और येस,
उनके पास बहुत सी इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज थी जिस पे वो स्लो स्लो काम कर रहे थे, लेकिन जब उनके गैजेट्स, जैसे उनका लैपटॉप तो यहीं कहीं है पाकिस्तान में, वो तो वो लेके ही नहीं गए ना साथ। मैंने तो ओके। किसी वक्त भी उनके हाथ में उनका लैपटॉप नहीं देखा, और मैंने ये पूछा भी नहीं ना उस टाइम पे कि नहीं होता बंदा इस तरह इन चीज़ों के लिए तैयार थोड़ी होता है कि हमारे साथ ये होने वाला है। मैंने ड्राइव वो मुझसे लेके गए, उनकी 5-6 एप्पल की ड्राइव्स थी, थे बड़े ग्रीन कलर के पाउच में, वो भी मिसप्लेस हैं, मुझे नहीं पता वो किसके पास हैं, किसको वो दे के गए। मुझसे इसलिए ली थी कि मेरी बीवी बीमार है, तो कहीं ये घर में ना घुस जाएँ, तंग ना करें या हैरेसमेंट ना करें ना। तो वो भी गायब है उसमें, जो सारा डाटा था उसमें, लैपटॉप गायब है। फिर उसके बाद जब वहाँ पर गैजेट्स गायब हुए ना, जो फ़ोन था उनका एप्पल का, और एप्पल का ही उनका जो आईपैड था, तो फिर उसके बाद उनके सारे पासवर्ड्स जो हैं वो चेंज हो गए, ठीक है? उसमें उनका ट्विटर किसके पास है, डोंट नो, उनका फ़ेसबुक किसके पास है, डोंट नो, उनका इंस्टाग्राम किसके पास है, जीमेल तक किसको एक्सेस है, आई हैव नो आइडिया फॉर दैट था। अच्छा, बहुत सी जिस तरह ये इल्ज़ामात भी आए और मतलब ये सारे इल्ज़ामात ज़्यादा हमने डिजिटल मीडिया पर ही देखे कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को निशाना बनाने की कोशिश की गई, बट ही वाज़ वेल कनेक्टेड विद मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट। बहुत से आईएसपीआर के इवेंट्स और बहुत सी उस पे बहुत सारे प्रोग्राम्स किए, इवन बॉर्डर्स पे गए, वहाँ जाके सोल्जर्स के साथ मिलते रहे। तो इसमें आपको क्या लगता है कि जो इस तरह का एक प्रोपेगेंडा होता रहा, इसमें कोई सच्चाई है कि उस टाइम वाक़ई कोई इस तरह की चीज़ें थी? अच्छा, मैं मेरी अपब्रिंगिंग बड़ी सिविलियन टाइप थी। आई वाज़ मोर इनटू पॉलिटिकल थिंग्स, और इस तरह से मुझे कभी भी वो एक मिलिट्री ब्रैट टाइप मेरे अंदर वो चीज़ें नहीं थी। व्हेन आई गॉट मैरिड टू अरशद, तो अरशद ने मेरे अंदर इतनी ये चीज़ें वो की कि यू हैव टू लव योर फोर्सेस, यू हैव टू लव योर कंट्री और नेशनलिज्म और ये चीज़ें। हुँ, सो मैं कभी आर्मी तो मैंने कवर नहीं की, आईएसपीआर या इनका, लेकिन एयरफोर्स और नेवी के ऊपर मेरा बड़ा फोकस होता था। और मैं डिफेंस जो डील्स हैं या जो डिफेंस रिलेटेड चीज़ें जैसे जेट्स हैं या सबमरीन्स, दैट्स माय फेवरेट टॉपिक। आप मेरे घर में भी जेट्स बहुत ज़्यादा देखेंगे। सो मैं जेट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा लिखा करती थी। उन्होंने ये चीज़ मेरे अंदर की, और मैंने हमेशा ये देखा कि जितने लोग हमारे ऑल अराउंड जिनका ताल्लुक फोर्सेस से रहा, दे वर सो रिस्पेक्टेड टूवर्ड अस, स्पेशली मेरे साथ तो हमेशा बहुत ज़्यादा हुँ, जो है वो एक अच्छा रहा। मुझे अक्सर वो लोग इनवाइट भी करते रहे, लेकिन मैंने उनसे ये कहा क्योंकि मैं अब रिपोर्टिंग नहीं करती, तो मुझे उस तरह से वो कवरेजेस का शौक नहीं है कि मैं पहाड़ों में या सहराओं में जाऊँ। हालांकि लोग इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करते, लेकिन सबका अपना अपना टेम्परामेंट होता है। अरशद के बड़े अच्छे सबके साथ ताल्लुकात थे। इवन जब यहाँ पर ये सब हुआ है उसके बाद भी कितने लोग हमारे घर जो हैं वो ताज़ियत के लिए आते रहे, जो हाज़िर सर्विस भी हैं, जो रिटायर्ड भी हैं। सबसे पहले अंकल जो हैं वो जनरल अमजद शुएब आए, जी। फिर उसके बाद अंकल जो एडमिरल तस्नीम है जो कि हिंगोर डे के हीरो हैं वो आए। आप सोचें वो 90 साल के हैं, तो उनकी वो शफ़क़त और वो चीज़ें मैं उस तरह से नहीं भूल सकती। तो जो फ़ोर्सेस के साथ हमारा रिश्ता है वो तो हमेशा रहेगा, मोहब्बत का और हुँ, एहतराम का। अगर किसी इंडिविजुअल की वजह से हमें तकलीफ़ पहुँची या दुःख पहुँचा, तो वो उस इंडिविजुअल को जवाबदेह वो उस पे है, हुँ, या उसको जो है वो ज़रूर उसको उस पे सज़ा मिलनी चाहिए अगर उसकी कोई इन्वॉल्वमेंट है उस चीज़ में। उसमें आप बतौर इदारा किसी को वो नहीं कर सकते कि आप पूरे इदारे के साथ वो हुँ। करना शुरू कर दें। इदारे का अपना रोल है, इदारे को जो है वो सब मोहब्बत भी करते हैं, पसंद भी करते हैं। लेकिन अगर उनको जिन लोगों ने थ्रेट्स दिए, जो उन्होंने हमें बताया, जो कि मेरी सास के लेटर में भी जो है वो मौजूद है, जो सबसे पहला लेटर सुप्रीम कोर्ट में सबमिट, और जो हुँ, उन्होंने चीफ जस्टिस को भी दिया था, तो ऑफ कोर्स उनसे सवाल होना चाहिए उस चीज़ के ऊपर। और अगर आप किसी फ़र्द वाहिद से सवाल कर रहे हैं, तो इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप अपनी रियासत से बगावत कर रहे हैं या आप अपनी रियासत या इदारों के ख़िलाफ़ जो कोई वो कर रहे हैं। क्योंकि हर शख्स अगर कानून के ताबे है, तो फिर उसको उन चीज़ों का जवाब देना चाहिए जो कि उसके ऊपर जो है वो उठाई जा रही हैं। कि बताया जाए कि अरशद को धमकियाँ क्यों दी गईं? हुँ, अरशद को क्यों जो है वो करप्शन के हवाले से बात करने से रोका गया? अरशद को सर में गोली मारने की धमकी क्यों दी गई? ये चीज़ें जो हैं, अगर इनको यहाँ पर नहीं फुल स्टॉप लगाया गया, तो कल फिर कोई और किसी और की बीवी रो रही होगी या कल किसी और के घर वाले रो रहे होंगे, ये सिलसिला रुकेगा नहीं। सो हर शख्स कानून के ताबे है, और एक फ़र्द वाहिद की वजह से हम पूरे इदारे को जो है वो ब्लेम नहीं कर सकते। वो फ़र्द वाहिद अपनी चीज़ों का जो है वो ज़रूर जवाब दे, और उसको कोर्ट में जो है वो पेश होकर ये करना चाहिए। लेकिन कोर्ट तो कुछ कर ही नहीं रहे। वेरी राइट। अभी आपने एक ट्वीट किया था इमरान रियाज़ के हवाले से कि अगर अरशद साहब कभी कोई मियाँ अली इशफ़ाक़ जैसा दोस्त होता तो शायद उनके लिए भी इतना मतलब मुश्किल टाइम ना होता। लेकिन अरशद साहब के बहुत से सीनियर जर्नलिस्ट उनके दोस्त थे। कौन-कौन लोग अभी भी आपके साथ कनेक्टेड हैं उनमें से? किसी भी विडो के लिए या किसी ऐसे शख्स के लिए जो ट्रॉमा से गुज़र रहा हो,
जिसने अपने शौहर की बुलेट रिडल बॉडी देखी है, उसके लिए चीज़ें करना बहुत तकलीफ़देह होता है। बट द पीपल हु आर माई कोलीग्स या मेरे फ्रेंड्स हैं या जो मेरे जानने वाले हैं, वो उन्होंने मेरा बहुत ज़्यादा इस चीज़ में साथ दिया। जो उनके दोस्त या उनके कोलीग्स हैं, वो वर दे वर मोर इंटरेस्टेड इन अ फैमिली पॉलिटिक्स। कौन ज़्यादा जो है लेजिमिट है, कौन नहीं है, किसकी ज़्यादा अथॉरिटी है, जिसके बच्चे नहीं हैं उसकी कोई वो नहीं है। सो जो जब इस तरह की दकियानूसी लोग बातें शुरू करते हैं ना, अगर हमारे मुल्क का कानून हमें ये कहता है ना कि मर्द को दूसरी शादी करने की इजाज़त है, तो वो एंटाइटल्ड है हर उस चीज़ के राइट। लिए जो जो उसकी जितनी बीवियाँ एंटाइटल्ड हैं, बिल्कुल। ठीक है? और मैं चूँकि अरशद का पब्लिक फ़ेस थी, जब अरशद मुल्क से भी बाहर गए तो उन्होंने सिर्फ़ मुझे अलाउ किया कि मैं बात कर सकती हूँ मीडिया से, और मैंने 2 लोगों को इंटरव्यू भी दिया। यूजुअली हम ये नहीं करते थे, हम अब कभी भी मॉर्निंग शोज़ में नहीं गए, हमने अपनी पर्सनल लेकिन लाइफ़ के आपके ऊपर कनेक्शन की गेम एक नहीं रीज़न लिए। ये भी हो सकती है कि आप खुद भी जर्नलिस्ट थी, बाकी जो उनके जर्नलिस्ट दोस्त थे, वो आपके साथ भी, आपके भी कोलीग थे सब। आई डोंट नो, उनको तो उस वक़्त सियासत करने की पड़ गई थी। वो मुझे ये फ़ील करा रहे थे कि मेरी इतनी अथॉरिटी नहीं है या मुझे अरशद की चीज़ों को इस तरह से, जबकि मुझे पता था कि मैं अरशद की चीज़ों को ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकती हूँ और हुँ। मैंने किया है। अब अरशद का केस कीनिया में स्टार्ट हो रहा है और मैं उसमें एक्यूज़ कर रही हूँ जीएसयू को। मेरे वकील का नाम जो है वो ओएचएल ड्वेडली है। वो मेरा केस करेंगे और इसके साथ-साथ इसे आलमी इदारे भी मॉनिटर करेंगे। हुँ। आई वांट कि पहले उनको सज़ा मिले। यहाँ का तो मुझे सिस्टम नहीं पता कि यहाँ कोई सज़ा जज़ा का सिस्टम, कोई कानून एग्ज़िस्ट करता है। अदालतों को हमारे आँसू या हमारी कर्ब जो है, आप सोचें अगर इस्लामाबाद में बैठ के मैं बतौर सहाफ़ी, बतौर एंकर की बेवॉस के लिए इंसाफ़ नहीं ले सकती, तो वो रिज़वाना या फ़ातिमा जो विक्टिम्स हैं, वो उनके घर वाले कैसे ले सकते होंगे? हरगिज़ नहीं ले सकते। यहाँ पे ये हुआ कि बजाय यूनिटी होने के यहाँ पर डिवाइड पॉलिटिक्स शुरू हो गई। यहाँ बैठ के कोई तीसरे चौथे दिन जो है या तो कहके लगा के बातें कर रहा है या ये मुझे बताने की कोशिश कर रहा है कि हाँ, इस कत्ल में कौन-कौन इन्वॉल्व हो सकता है। सो आई सेड टू पीपल, आप ताज़ियत करें और जाएँ, एंड यू आर नॉट अलाउड टू ओपन कैमरा इनसाइड माय हाउस। आपने मेरे घर का उस वक़्त कोई फुटेज नहीं देखा जी, होगा किसी किस्म राइट। का भी, ना मेरा। आई रिस्पेक्ट प्राइवेसी ऑफ माय फैमिली एंड माय फ्रेंड्स। इवन मेरी सब दोस्तें सहाफ़ी हैं, मेरे सब कुलीग सहाफ़ी हैं। आपने देखा कि किसी ने उस टाइम पे कैमरा खोल के कोई चीज़ बनाई हो और उन्होंने वो हमारी उस ट्रेजेडी को सेल करने की कोशिश की हो? लोगों की ट्रेजेडीज़ में भी उनकी वो करनी चाहिए, उनकी इज़्ज़त करनी चाहिए, उनकी उनकी प्राइवेसी का ख़्याल करना चाहिए। अच्छा, जब ये शुरू हुआ ना कि फैमिली पॉलिटिक्स और ये चीज़ें लोगों ने करने की कोशिश की, तो आई वेंट साइलेंट। मैंने कहा मैं बिल्कुल चुप रहूँगी, आई एम नॉट गोइंग टू रिएक्ट ऑन दिस, बिकॉज़ आई नो कि मैं मेरे हस्बैंड के लिए कितनी इम्पोर्टेंट थी या मेरे लिए वो कितने इम्पोर्टेंट थे। हुँ। जिन्होंने पॉलिटिक्स करनी है वो करें। आप देखते होंगे उन्होंने ना कोई ट्वीट्स किए, ना कोई प्रोटेस्ट किए, ना कोई ट्रेंड किए, ना उनके लिए अपने शोज़ में आवाज़ रेज़ की, ना आर्टिकल्स में लेकिन की। मेरे बहुत से नाम में मैं भी जर्नलिस्ट हूँ, आप भी जर्नलिस्ट हैं, भाई चले एक ही जर्नलिस्ट फैमिली से ही हम और जर्नलिस्ट की ही बात कर रहे हैं। दे वर क्लेम कि बड़ा अच्छा उनका ताल्लुक प्रोग्राम्स में भी हम देखते रहे और मुलाकातें भी करते रहे, ऑफ द रिकॉर्ड इनकी मुलाकातें भी, महफ़िल भी होती रही। सारी चीज़ें ओपन है, तो बाद में किसी ने उस तरह से आपके साथ स्टैंड नहीं लिया? काशिफ़ भाई और महर तो आए थे, मुझे याद पड़ता है। बाकी लोग आप जिनका नाम ले रहे हैं, मुझे उनका याद नहीं पड़ता। शायद 1-2 दफ़ा टेक्स्ट आया होगा आमिर भाई का, लेकिन बाकी तो कौन है जो नहीं मिल के गया मुझसे? मतलब कुछ लोगों से मेरे जिनसे नज़रियाती इख्तिलाफ़ भी थे ना, या मेरे और उनकी आइडियोलॉजी, मैं उनका इसलिए अब एहतराम करती हूँ या मैं कभी उन पे तनकीद नहीं कर पाती कि वो मेरे साथ थे जब मैं रो रही थी, वो मेरे साथ थे। जिस तरह इमरान भाई की फ़ैमिली मेरे, आप सोचें कि यहाँ लोग इमरान भाई का नाम तक नहीं लिख रहे थे, सोशल मीडिया पे बोल नहीं रहे थे, स्टेटस नहीं लगा रहे थे, शो करना तो बहुत दूर की बात है। आई वाज़ राइट। वन ऑफ द पीपल जिन्होंने रोज़ उनके लिए कुछ ना कुछ लिखा है, उनकी बीवी के लिए, उनके लिए, कि उन्हें वापस लाओ, उन्हें वापस लाओ, उनकी बीवी कर्ब में है। क्यों लिखा? हालाँकि मुझे भी बहुत डिफरेंट जगहों से मैसेजेस आए कि इस पे ना बोलें, इस पे चुप रहें, ये रेड लाइन है और इस तरीके से। मैंने कहा वो मेरा भाई है, वो मेरे लिए कोई जर्नलिस्ट एंकर नहीं है या वो मेरे लिए कोई पॉपुलर यूट्यूबर नहीं है कि जिसको सबसे ज़्यादा फॉलो किया जाता है। वो मेरे लिए मेरा भाई है, वो उस वक़्त मेरे साथ खड़ा हुआ था जब लोग मेरे ऊपर पॉलिटिक्स करने की या मुझे वो करने डिग्रेड करने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें वो बुरे तरीके से नाकाम हुए, क्योंकि इज़्ज़त ज़िल्लत तो अल्लाह के अल्लाह के हाथ में है। हाथ में। जी। अब मैंने उनके लिए इस तरह इसलिए आवाज़ बुलंद की कि वो मेरे साथ थे। उन्होंने मेरे शौहर के नाम पे एम्बुलेंस सर्विस बनाई और सब कुछ किया, और वो उन्होंने ये सब अपनी उससे किया, एक नेकी की अरशद के लिए। तो बिल्कुल। मैं कभी नहीं भूल सकती थी, और मैं तकरीबन रोज़ मेरी भाभी से बात होती थी। मैं उन्हें बताती थी कि कोई हो ना हो, मैं आपके साथ हूँ। मतलब आप उनकी जो फैमिली है, उनकी वाइफ़ है, कनेक्टेड रहीं पूरे 4 माह में। जी, ताकि वो कभी ये फ़ील ना करें कि वो अकेली हैं।
वो कभी चुप हो जाती थी अपने शौहर की सेफ्टी की वजह से, तो मैं उनसे इजाज़त लेती थी, या मैं अली भाई को कहती थी कि नहीं मैं तो बोलती रहूँगी, मैं आवाज़ उठाऊँगी। मेरे शौहर ने नहीं सही वक़्त पे आवाज़ उठाई, मेरे शौहर ने सही वक़्त पे मुझे बोलने नहीं दिया। वो ये समझते रहे कि इस मुल्क की अदालतें उन्हें इंसाफ़ दे दें कि आप मत रहें इस मुल्क की, आप बोलें, आप जितना बोलेंगे उतनी जल्दी आपको इंसाफ़ मिलेगा। अभी आप ने बात की कि इंटरनेशनल जो अदारे हैं आप उनसे भी कनेक्टेड हैं, उनके मर्डर की इन्वेस्टिगेशन के हवाले से केस का ट्रायल भी स्टार्ट हो रहा है। मैंने बहुत से आपके ट्वीट्स भी ऐसे देखे हैं जिसमें आपने आलमी अदारों को टैग किया हुआ है। कोई रिस्पॉन्स आया उनकी जानिब से? वो लोग इंसान को इंसान की तरह ट्रीट करते हैं। Correct. जिस वक़्त यहाँ पे ये वाली बहस चल रही थी ना कि समटाइम ये बातें रिकॉल करना ना थोड़ा मुश्किल होता है। हम्म, मैं बहुत हमेशा से रिस्पेक्टेड बिलव्ड, अरशद ने मुझे बड़ा बैलेंस करके रखा, मोहब्बत से। 12 साल कम नहीं होते। आई वाज 23 इयर्स ओल्ड व्हेन आई गॉट मैरिड, सो आई ग्रो अप विद हिम। तो मैंने कभी नेगेटिव लोग नहीं देखे थे, कभी बुरा सलूक नहीं देखा था। वो जो 2-3 दिन देखना पड़ा ना, तो उसने मुझे बड़ा हर्ट किया। मैंने कहा ये क्या हुआ? एक तो मेरा शौहर भी चला गया है, एंड व्हाई दे आर डूइंग पॉलिटिक्स ऑन दीज थिंग, कि एक ऐसा प्लान किया गया कि मैं उससे मिल ना सकूं, उसका चेहरा ना देख सकूं। और मैं उसके साथ थी, मैंने मॉर्चरी में रात गुजारी। आई वॉज विद हिम। उस कान में सूरह मुल्क पढ़ी, सूरह यासीन पढ़ी। आखिरी रात थी उसकी दुनिया में, तो छोड़ नहीं सकती थी उसको अकेला। तो डॉक्टर्स ने मुझे कहा इस टाइम पे मत बैठे, आप बीमार हो जाएंगी। मैं कहा ये वक्त दोबारा नहीं आएगा। सो देर इज़ अ प्लान कि मुझे ह्यूमिलेट किया जाए या मेरे मेरे साथ बुरा किया जाए। सो मैं उस टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहती थी। तो प्यार किया, बातें की, अच्छा खुदाफिज किया, शुक्रिया कहा उन तमाम चीज़ों के लिए जो उसने मुझे दी। उस वक्त मुझे अंदाज़ा हो गया था कि यहाँ पे जो कुछ लोग हैं ना, वो इसकी केस चीज़ों को पोलिटिसाइज करेंगे, और वो ये करेंगे, वो दो घरों के दरमियान तफरीक और इन चीज़ों को जो है ना वो हाईलाइट करने की कोशिश करेंगे, और उससे केस ख़राब होगा। सो मैं साइलेंट हो गई। मैंने अपना लेटर भी अलग से लिखा चीफ जस्टिस को, सदर को भी, यूएन को भी, सबको भी। और मुझे इतनी हैरानी हुई कि वो मेरे हम वतन भी नहीं है, बट दे ट्रीट मी लाइक अ ह्यूमन। दे रिस्पॉन्ड टू माई लेटर्स, दे कॉल मी। उन्होंने मुझे वकील अरेंज करके दिया। वकील बहुत महंगे होते हैं बाहर के मुल्क में। यहाँ पे अटॉर्नी जनरल उनका वो कह रहे थे खड़े होके, पाकिस्तान तो वह वकील ही नहीं कर सकता, वहाँ तो 3-4 करोड़ का तो वकील होता है। आलमी इदारों ने मुझे अरेंज करा दिया जर्नलिस्ट के। कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट हो गया, आरएसएफ हो गया, मीडिया डिफेंस हो गया। इस तरह के 3-4 इदारे हैं जो कि सहाफ़ियों को डिस्ट्रेस में बहुत ज़्यादा वो करते हैं। वो चीज़ें उनके दोस्तों और कुलीग्स को करनी चाहिए थी, वो उन्होंने नहीं की। उन्होंने मुझे डिग्रेड करने की कोशिश की, जबकि मैं डिग्रेड नहीं हुई, क्योंकि इज़्ज़त ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में है। इसमें उनके कुछ रिलेटिव्स भी शामिल थे, उनको भी मैंने ब्लॉक कर दिया, बिकॉज जिसमें वो फ्यूनरल का टाइम था, दे वर डिस्कसिंग अबाउट द सक्सेशन, मनी, कौन प्रोमिनेंट रोल लेगा, कौन वोकल होगा, कौन केस को आगे लेके चलेगा, दौलत की तकसीम किस तरह। भाई बंदा चाह रहा है, आप किस किस्म की बातें कर रहे हो? मैंने कुछ भी नहीं लिया अपने हस्बैंड की प्रॉपर्टी में से, कुछ भी नहीं, ना लूंगी। वो जितना इम्पोर्टेंट था, या वो जितना अहम था ना, कोई चीज़ उसका मद्दे मुकाबिल उसका वो नहीं हो सकती। तो जिसने जो समेटना था, लेना था, जिसने जो कुछ करना वो कर ले मेरी तरफ से। मैंने उसको भी खाली हाथ जाते हुए देखा है। बिल्कुल। और ये बड़ा ट्रॉमेटिक था कि आप ना उसको हग नहीं कर सकते थे, आप उसको ज़्यादा ज़ोर से प्यार नहीं कर सकते थे, क्योंकि उसके ऊपर गोलियों के निशान थे। आई हैव कट ऑल दोस नेगेटिव पीपल फ्रॉम माई लाइफ, एंड आई कंटिन्यू विद द पॉजिटिव पीपल जिन्होंने मेरी इतनी केयर की, मेरा इतना ख्याल रखा। मेरी एक दोस्त है डॉक्टर अरमीला, सेनेटर हुमायूं की वाइफ है, वो सबसे पहले मेरे पास आई। और कौन सा दिन नहीं था कि वो मेरे पास नहीं थी। मारिया बी को देख लें, मेरे लिए रंग लाई तोहफे में। मैंने कहा मैंने रंग नहीं पहनने, अरशद नहीं है तो कहती नहीं तुम रंग पहनोगी। तो जहाँ पे बुरे लोग थे ना, वहाँ पे अच्छे लोग भी थे।
और आलमी जो लोग हैं और जो हमारी अपनी यूनियंस हैं, मेरे अपनी जो एडिटर्स कोलीग्स हैं, उनका बड़ा एक अच्छा रोल रहा। और उन सब की मदद से और अपनी विल पावर से जो है मैंने फिर ये लॉयर हायर किया, पिटीशन सारी की, साइन की, अब फाइल हो जाएगी और वहाँ पर मुकदमे का आगाज़ होगा। आई वाज अलोन इन माई बैटल, अकेली। आपको पता है मेरे बच्चे भी नहीं है। एक एक मुश्किल टाइम है आप पर, और जो अरशद साहब की बाकी फैमिली है, उनकी मदर हैं, उन सब के लिए एक टिश्यू दे दो। एक क्वेश्चन दोबारा फेस कर लेते हैं। You can take one. अभी पाकिस्तानी कोर्ट से आप लोगों को रिलीफ नहीं मिला, उल्टा आप लोगों की फैमिली के बाकी लोगों की जो है वारंट जारी हो गए। अच्छा, इसमें मैं भी शामिल थी। 19 लोगों के वो वारंट थे, जिसमें ज़्यादा लोग कौन थे? ज़्यादा लोग थे जो डॉक्टर्स हैं या जो वो डील कर रहे थे, और हम फैमिली मेम्बर्स के भी नाम थे, जिसमें उनकी वालदा भी शामिल है, मैं भी शामिल थी। और मुझे बहुत अफ़सोस हुआ इन चीज़ों पे। फिर नए वकील हायर करने पड़े। एक तो वकील हायर करना मतलब मुझे ऐसे लगता है कि मेरा सारी लाइफ जो है वो अदालतों में ही वो हो जाएगी। ये तो अली भाई, मियां अली इशफाक का शुक्रिया कि उनकी पूरी टीम मुझे सुप्रीम कोर्ट में रिप्रेजेंट करती है, वरना एक टाइम तो हमारे पास वहाँ भी वकील नहीं थे। फिर साकिब साहब के तवसुत से जो है अरशद की वालदा को शौकत सिद्दीकी साहब मिल गए। तो अब 2 वकला हैं जो इस केस को जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं वहाँ पे, क्योंकि 2 जो है वो फैमिली के वहाँ पर जो मतलब है वो मियाँ अली एप्लीकेशन इशफाक सबमिट हुई साहब थी। और शौकत सदीकी साहब जो साबिक जज हैं। मियां अली इशफाक जो है उनकी जो टीम है मुझे रिप्रेजेंट करती है, जिसमें 7 बुट्टर जो हैं वो अपीयर होते हैं, क्योंकि मियां अली इशफाक के पास अभी लाइसेंस नहीं है सुप्रीम कोर्ट में वकालत का। तो लेकिन उनकी पूरी टीम जो है वो मेरा साथ देती है, और मैं इतना थैंकफुल हूँ इस चीज़ पे उनका, कि जिस वक्त एक बड़े से बड़ा वकील भाग रहा था उस मुकदमे से, उस वक्त ये यंग लॉर्ड जो है वो साथ आई और उन्होंने मुझे कहा कि भाभी, आपको बाहर पैर रखने की भी ज़रूरत नहीं, हम सब कुछ कर रहे हैं। और मुझे इद्दत में जो है वो धक्के नहीं खाने पड़े, और इन्होंने जो है वो कर लिया। बाद में जब मैंने ये देखा कि अरशद की वालदा के पास भी वकील नहीं है, तो फिर मैंने काफ़ी लोगों से पूछा, हर कोई इनकार कर रहा था उससे। लेकिन फिर जो हमारे बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, साकिब साहब आपको पता है उनका, उनके तवसुत से फिर बड़े ये सीनियर आपको पता है शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी साहब जो हैं वो उन्होंने फिर जो है वो वालदा की तरफ से लिया, वरना तो कोई पाकिस्तान में तैयार ही नहीं था वो करने के लिए। अब थोड़ी आपकी ज़रा जर्नलिज्म पे बात कर लेते हैं। आप भी जर्नलिस्ट हैं, कॉलम भी राइट करती हैं। एक टिल्ट आपके बारे में भी है कि थोड़ा एक पॉलिटिकल पार्टी के साइड पे थोड़ा ज़्यादा पाया जाता है, उसकी क्या रीज़न है? अच्छा, पहले नहीं था। पहले आई वाज़ मोर टुवर्ड पीएमएलएन और फिर उसके बाद ज़्यादा टुवर्ड पीटीआई हो गया। इवन मैं पीपीपी को भी बड़ा अच्छे कामों को उनके अप्रिशिएट करती थी। मैं सबके अच्छे कामों को हुँ, अप्रिशिएट करती थी। लेकिन अब तो पीडीएम ने जो कुछ किया, और पीडीएम ने जिस तरह नेग्लिजेंस दिखाई, जिस तरह से मेरे शौहर को बुक किया इतने सारे मुकदमों में, फिर उनके इंसाफ के लिए कोई आवाज़ नहीं उठाई, तो मेरे दिल से दोनों जमातों के लिए रिस्पेक्ट ख़त्म हो गई एक तरीके से। मैं क्रिटिसाइज़ नहीं करती उनको या बोलती नहीं हूँ ज़्यादा, लेकिन मैं वो जो एक जमहूरी इक़्तिदार और वो जो मैं समझती थी ना कि इन दोनों जमातों की बहुत स्ट्रगल है फॉर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फॉर डेमोक्रेसी, वो मेरे दिल से सारा कुछ मुझे क्लियर हो गया कि हुँ। दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग। आपको लगता होगा कि मेरा पीटीआई के साथ बड़ा क्लोज़ वो है या मैं बड़ी उनकी आपके वो साइड ट्वीट्स लेती से थोड़ा-सा हूँ। फ़ील हो रहा होता अ, है। मैं किसी भी क़यादत को जानती नहीं हूँ क्लोज़ली, ना मैं ओके। उनसे मिलती हूँ। 1-2 ख़वातीन से मेरी अच्छी सलाम दुआ है, हुँ, बट मेरी किसी से वहाँ फ्रेंडशिप नहीं है। इवन मुझे नहीं याद पड़ता कि मेरी 5, 6, 7 साल में कोई इमरान खान से भी मुलाकात हुई हो। एज़ अ रिपोर्टर शायद मैं लास्ट टाइम मिली होंगी उनसे 8-9 साल पहले। इस दौरान ना कभी मैं उनकी वाइफ़ से मिली, ना उनसे मिली, ना कभी मेरी उनकी जो लोग ताज़ियत वग़ैरह के लिए आते रहे वो एक अलग चीज़ है, लाइक हुँ। 10 मिनट 15 मिनट के लिए मैक्सिमम मैं कितना बैठ सकती हूँ, ज़्यादा मैं थकना शुरू हो जाती हूँ मेहमानों में। लेकिन मेरा कोई जिस तरह होता है ना कि हमने देखा है यहाँ सहाफ़ियों के ग्रुप्स बने हुए हैं, उनकी दोस्तियाँ हैं, वो खाने खाते हैं, वो आई एम नॉट इनटू दीज़ थिंग्स। तो मेरा पीटीआई के साथ भी उस तरह ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि उनके साथ इस वक़्त ज़्यादती हो रही है। उनकी ख़वातीन को जेल से जो है वो छोड़ना चाहिए, उनके मर्दों को जेल से छोड़ना बिल्कुल। चाहिए। एक जमात को ख़त्म करने के लिए वो ख़त्म नहीं हो सकती अब। अवाम हुँ। के दिल में उनके लिए एक वो मोहब्बत है, लेकिन वैसे मेरा पार्टी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन हाँ, मैं अगर आप देखें तो मेरे ट्वीट्स वग़ैरह में टिल्ट होता है। लेकिन जो मेरा काम है, जो मेरे आर्टिकल्स हैं या मेरे जो राइटअप्स होते हैं, उसमें आई एम वेरी बैलेंस। मैं उसमें किसी का भी ज़्यादा साइड या किसी भी उसमें फ़ैन क्लब में नहीं हूँ। लेकिन जो पिछले साल जितनी ज़्यादतियाँ हुई हैं, जिस तरह हमारे साथ हरासानी हुई है, मेरे शौहर के लिए स्टेट ने आवाज़ नहीं बुलंद की। स्टेट मतलब हुकूमत। हुकूमत। हुकूमत ने एक दफ़ा भी आवाज़ नहीं उठाई, लेकिन अब क्योंकि आपको ये तो आपको बीइंग ए जर्नलिस्ट आपको भी मालूम है कि पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स होती हैं वो कितनी मजबूत है या उनके पास कितनी पावर है।
वैसे तो एस्टेब्लिशमेंट को आर्मी को भी करना चाहिए था, क्योंकि अरशद ने तो सबसे ज़्यादा आर्मी को अपने प्रोग्राम के अंदर टाइम दिया, प्रमोट किया। इतना जाते थे, सब कुछ करते थे। अरशद ने कभी मेरे ख्याल में एक चाय का कप भी नहीं पिया होगा, किसी से इतना सा भी मालियाती फ़ायदा नहीं हुँ, लिया। तो आर्मी को भी ये देखना चाहिए था कि वो अरशद तो उनकी सबसे बड़ी वॉलंटियर वॉइस थी। उनकी चीज़ों को वो करना, वो जो ड्राइव्स घूमी नहीं है ना, उसमें पूरी एक हिस्ट्री थी। वो हिस्ट्री अगर मिल जाए तो उसमें पूरी एक वो जो वॉर अगेंस्ट टेरर टेरर जो थी पूरा था वो जी। थी उसके अंदर। लेकिन मिलिट्री ने भी कुछ नहीं, मतलब मतलब मौजूदा जो एस्टेब्लिशमेंट है, जो आर्मी चीफ़ है, उनकी तरफ से भी आपसे या दीगर फैमिली के जो लोग हैं, कोई राब्ता नहीं हुआ उस केस के हवाले से? आर्मी चीफ जो हैं देखें, उनको ये करना चाहिए था कि उन्हें ना कीनिया में बात करनी चाहिए थी। उन्हें ये कहना चाहिए था, शायद वो अब हमारे लिए शायद ये सेंटिमेंट आ गया होगा ना कि हम शायद वो नहीं है इतने प्रो, वो नहीं है। आगे मेरा घर देख लें, आपको आपको कितने सोवेनियर्स नज़र आएँगे इसके अंदर, जो मैंने खुद खरीद के जो है वो लगाए हुए हैं। मुझे हुँ, बहुत अच्छे लगते थे ये सारे सोवेनियर्स, जो हमारे अलामात हैं हमारे मुल्क की, हमारी रियासत की। जेट्स देखें कितने पड़े हुए हैं, मेरी मुझे वो शील्ड देखें पड़ी हुई है, एयरफोर्स की तरफ से मिली थी। तो वो मेरी मोहब्बत वहीं की वहीं कायम है, क्योंकि वो अरशद ने मुझे दी थी। अगर मैं इन सब से मोहब्बत ना करूँ या मैं अपने वतन से वो ख़ाइफ़ हो जाऊँ, तो वो मेरे लिए अरशद से बेवफ़ाई के मुतरादिफ़ होगा। यहाँ पर आर्मी का भी ये रोल बनता था, क्योंकि हमारे मुल्क में आर्मी एस्टेब्लिशमेंट तो हुकूमतों से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो इतना तो कह देते ना कि आप हमारे सिटिज़न के उन कातिलों को, जिन्होंने उन पे गोली चलाई, उनको पकड़ें। यहाँ वाली पॉलिटिक्स या यहाँ वाली चीज़ें बाद में हो जाती हैं। हुँ। आप पहले वहाँ, किसी ने एक दफ़ा भी नहीं कहा। मैंने अपने घर के बच्चों को अभी भी कहती हूँ कि हमने सबकी रिस्पेक्ट करनी है, ये हमारे लिए बहुत रिस्पेक्टेड है। किसी फ़र्द वाहिद की वजह से आप ये नहीं कह सकते कि आपका पूरा जो है सिस्टम बुरा है। इन्हें आगे आना चाहिए था, इन्हें अरशद की वॉइस बनना चाहिए था, इन्हें ये पूछना चाहिए था कीनिया से कि ये ज़ुल्म वहाँ पे किसने किया है। पर वो दोस्त भी गायब हो गए ना, जो वहाँ पे भी दोस्त थे ना, जो मुझे बहन कहा करते थे। मैं इसीलिए मीडिया में भाई नहीं बनाती, मुझे पता है कि वो आपके भाई नहीं होते। अल्लाह ने भाई नहीं दिया तो क्या ज़रूरत है मुझे नए भाई बनाने की। वो बड़ा बहन-बहन करते थे, वो ऐसे गायब हुए कि पूरे साल में वो कहाँ गए मुझे तो नज़र भी नहीं आए। अब मेरे ख़्याल में उनकी नई बहनें होंगी या नए भाई होंगे, तो उनको वो ज़रूरत नहीं है हमारे साथ वो करने की। लेकिन अगर इंसाफ़ के लिए ये सामने आ जाते ना, तो यहाँ बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाती। अब जिसका दिल करता है वो अपनी मर्ज़ी का कातिल ले आता है, अपनी मर्ज़ी से केस को पॉलिटिसाइज़ कर। अरशद और मैं किसी पार्टी से बिलॉन्ग नहीं करते, ना हम किसी पार्टी को रिप्रेज़ेंट करते हैं। लेकिन हम दोनों इमरान खान को इसलिए लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे कि आप एक पीएम को 5 साल पूरे करने दो। हुँ। आप किसी भी पीएम को इस तरह डिग्रेड करने की कोशिश ना करो, इज़्ज़त-ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में है, वो उनकी फिर भी आज मतलब इज़्ज़त ये कायम है। बिला तफ़रीक आपका माइंड था कि अगर यूसुफ रज़ा गिलानी हो तो 5 साल पूरे करें, अगर नवाज़ शरीफ हैं तो 5 साल पूरे करें, अगर इमरान खान हैं तो 5 साल पूरे करें। सब पूरे करें। हुँ, इवन अगर नवाज़ शरीफ भी होते तो मैं यही कहती, लेकिन वो फिर उनकी बेटी ने भी एक अजीब-सा ट्वीट कर दिया था, तो वो भी अपनी एक उन्होंने वर्थ खो दी मेरी नज़र में। मैं समझती थी वो बहुत बड़ी लीडर हैं, और वो एक झूठे ट्वीट के ऊपर जो है वो अरशद की मैयत का मज़ाक उड़ा रही थीं। तो उन्होंने वो अपना एक वो दिखा दिया हुँ। कि इतनी छोटी नैरो माइंडेड के साथ जो है ना वो लेकिन नहीं बाद में होते। ट्वीट हटा भी दी थी उन्होंने, लेकिन बड़ा अफ़सोसनाक था इस तरह तो की ट्वीट करना। अब मैं जी। कहती हूँ कि इस मुल्क में जब तक आप जमहूरियत चलने नहीं देंगे ना, 5 साल पूरे नहीं करने देंगे, एक पावरफुल वज़ीर-ए-आज़म को नहीं आने देंगे, अगर पपेट्स ही आते रहे तो आज वही होगा, हम आइसोलेशन का शिकार हैं, कशकोल लेके फिर रहे हैं, और यही हमारे मुल्क का जो है वो रहेगा। अरशद शरीफ साहब की साहबज़ादी हैं, उन्होंने भी मीडिया जॉइन किया है। उनके लिए क्या मैसेज देंगी उनको, या कैसे चाहती हैं कि वो किस तरह, आप खुद भी जर्नलिस्ट हैं, आप भी उनकी जो लेगेसी है जर्नलिज़्म की वो लेके चलेंगी, और उस बेटी से क्या तवक्कुआत है आपको? अरशद के सारे बच्चे मुझे पसंद हैं, और अरशद जो है ना अपने बच्चों का कभी-कभी ज़िक्र भी करते थे, उनके वो फ्यूचर प्लान्स और चीज़ों का डिस्कस करते थे। अरशद ने मुझे एक बात बताई, अरशद को तालिबान ने अगवा कर लिया था अफ़गानिस्तान में, हुँ, और अरशद के सर पे गन रख दी थी। मतलब कि उनको ये था कि शायद मेरा आखिरी वक़्त आ गया है, लेकिन अल्लाह ने उस वक़्त उनकी ज़िंदगी लिखी हुई थी। तो उन्होंने मुझे एक चीज़ बताई, उन्होंने मुझे कहा कि जिया तुम्हें पता है कि मुझे जब मैंने आँखें बंद की थी कलमा पढ़ते हुए, तो मेरे किसका चेहरा आया था? मैंने कहा किसका? तो कहते मेरी बेटी का। तो वो अपनी बेटी से इतना मोहब्बत थी उन्हें अपने सारे बच्चों में से, और मुझे वो उनका ये बेटा अली इसलिए ज़्यादा अच्छा लगता था कि वो बिल्कुल बाप की जो है वो छवि है, तो वो मुझे वो इसलिए उस पे ज़्यादा प्यार आता था और मुझे वो ज़्यादा अच्छा लगता था। देखिए, उनके सारे बच्चे बहुत लाइक हैं, टॉपर्स हैं और बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ रहे हैं, और ऑफ़ कोर्स वो बाप की वो जो एक होते हैं ना कि इंटेलेक्ट, जीन्स और वो स्टाइल वो आता है। तो डेफ़िनिटली अब आगे आने वाले कुछ सालों में जब वो बड़े हो जाएँगे, अभी तो सब छोटे हैं, हुँ। तो वो अपनी जो है कि अपनी लेगेसी बनाएँगे और अपना एक मकाम बनाएँगे अपने-अपने शोबों के अंदर। अरशद की बड़ी ख़्वाहिश थी कि उनका एक जो बच्चा है ना वो लॉ भी कर ले।
तो फिर उन्होंने मेरी नीस को कहा तो मेरी नीस ने लॉ में एडमिशन ले लिया, वो अब लॉ कर रही है। तो इसी तरीके से उनकी बेटी मीडिया साइंसेज़ में है, तो डेफ़िनेटली वो बच्ची अपनी एक लेगेसी बनाएगी, अपने वालिद का तो नाम लेके चलेगी, लेकिन वो अपनी भी एक शनाख्त और डेफिनेटली, चीज़ों में चलेगी। डेफिनेटली। जो बाकी बच्चे हैं वो छोटे हैं और वो डिफरेंट शोबों में हैं, तो देखते हैं कि उसमें से कौन होगा जो बिल्कुल वालिद की उस तरह चलेगा, लेकिन उनके वालिद के बहुत ज़्यादा असूल थे और वो सारे लेके चलने पड़ेंगे साथ, जिसमें ईमानदारी है, सच्चाई है, किसी से ना डरना है, बहादुर होना है। तो वो लेगेसी जो है वो इसी तरह वो कर सकेंगे कि अगर वो किसी के साथ भी समझौता ना करें और इस तरह ना करें। और मुझे ऐसा लगता है कि उनका फ्यूचर ब्राइट है और वो लोग डेफ़िनेटली जो है वो, क्योंकि उन्होंने छोटी उम्र में इतना बड़ा ट्रॉमा देखा है। और अरशद बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल फ़ादर थे, अरशद अपने दिनों को तक़सीम किया करते थे। मैं कहीं जाती थी तो मैं बहुत ज़्यादा तहफ़ ले लेती थी, मैं कहती थी अपने बच्चों को देने हैं, ये बच्चों को ये चीज़ें पसंद हैं, वो इन चीज़ों से खेलना पसंद करेंगे। तो वो फिर उनको जाके देते थे, तो अरशद को बहुत अच्छा लगता था उनको खिलौने दिलाना भी, उनको वॉक पे ले जाना डॉग्स के साथ, उनको खाना खिलाना। बल्कि जब उनके साथ घूमने गए थे, मुझे मेरे साथ हॉलिडे से पहले उनके साथ गए थे। हुँ। ये जो यहाँ पे बड़ी प्यारी एक जगह बनी हुई है कुम्भराट और इस तरह, मतलब तो दोनों फैमिलीज़ में बैलेंस रखा हुआ था। बहुत ज़्यादा। ओके। अरशद ने कभी किसी की बुराई नहीं की थी। मतलब मेरा उनकी ज़िंदगी में आना किसी का कमतर होना या किसी की बुराई की वज़ह से नहीं था। बस वो कहते थे तुम्हारी अपनी जगह है और उनकी अपनी वो जगह है, और बहुत उनका सबका ज़िक्र मोहब्बत, शफ़क़त से और इस तरह किया करते थे और मुझे कहा करते थे उससे कुछ सीखा करो, वो कितनी रिस्पॉन्सिबल है, वो ये करती है, वो करती है। तो मैं, लेकिन हम आपस में दोस्त नहीं थे, हम मिलते नहीं थे, ठीक है? वो अलग-अलग रखते थे सबको ना। मेरा बहुत दिल होता था कि बच्चे मेरे साथ वीकेंड स्पेंड करें और मेरे साथ वक़्त गुज़ारें, तो वो कहते थे कि नहीं, ये सगा-सुतीला वाला वो चल पड़ता है, आई डोंट वांट एनी पॉलिटिक्स इनसाइड माय फैमिली। वो बड़ा डिसिप्लिन रखते थे और उनका भी बहुत अच्छा सब कुछ करके गए ज़िंदगी में, मेरे लिए भी बहुत करके गए। तो ऑफ़ कोर्स सब अपनी-अपनी जगह ग्रीव करते होंगे, उनको याद करते होंगे, रोते होंगे, तकलीफ़ में आते होंगे। अब देखिए 2 घरों का कफ़ील छीन लिया। ज़ालिमों ने ये भी नहीं सोचा कि हम क्या करेंगे पीछे या हम कैसे अपनी चीज़ों को लेके चलेंगे। अभी थोड़ा ये होता है कि मैं अच्छे-अच्छे कपड़े पहन लेती हूँ, लेकिन ऐसा लगता है जैसे एक लाश के ऊपर आपने चीज़ें वो ना प्लेस कर दी हैं, एंड यू हैव टू लिव योर लाइफ़ जब तक आप ज़िंदा हो, जब तक अल्लाह ने आपको वो रखा हुआ है। बिल्कुल। तो वो बहुत तकलीफ़देह है। किसी पे भी इतना ज़ुल्म करने से पहले ये सोच लेना चाहिए कि उसकी कोई फ़ैमिली लाइफ़ भी है, उसके घर वाले भी हैं। और लोगों को इतना भी फ़ियरलेस नहीं होना चाहिए कि वो इतना सच बोलना शुरू कर दें और सब के, लेकिन अब तो ख़ैर पूरा पाकिस्तान ही सच बोलता है, अब तो शायद एक डर और खौफ़ की फ़ज़ा कम हो गई हुँ। है। ठीक है। थैंक यू सो मच जी। थैंक बहुत यू। शुक्रिया। थैंक यू।